अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है अबेंगस थ्योरी ऑफ मेमोरी। हमारे पास अब डिफरेंट थ्योरीज आएंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है अबेंगस थ्योरी ऑफ मेमोरीज। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। और ये जो मेमोरी है, इससे रिलेटेड ये जो थ्योरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको ये बताएगी कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को अपने एग्जाम्स के दौरान यूज़ करनी चाहिए, उसको लेसन याद करने के लिए यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैं इस लेक्चर में मैं आपको वो सब टिप्स बताएंगी जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं चीज़ों को, वो क्यों भूल जाते हैं, और उनको याद करने के लिए ऐसे कौन से मेथड यूज़ करने के लिए चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक जो है उसको स्टोर कर सकें अपनी मेमोरी में। और यहाँ पर हमारे पास थ्योरी आ रही अबेंगस थ्योरी ऑफ मेमोरी। हम बारी बारी हर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये FPSC PPSC NTS के एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के, GC यूनिवर्सिटी के, सरगोदा यूनिवर्सिटी के, हर जो पेपर है आपका उस पैटर्न के अंदर ये ज़रूर कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें से MCQs आ जाते हैं, कोई ना कोई बात डिस्कस ज़रूर होती है। तो आज के लेक्चर को हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा लेक्चर हम गौर से देखेंगे। लेकिन मज़ीद लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट जो न्यू वीडियोज़ हैं और लेक्चर्स हैं बगैर सर्च किए आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेमोरी पर रिसर्च के सिलसिले में ये जर्मनी का एक साइकोलॉजिस्ट था, हरमन अबेंगस इसका फुल नेम था, और इसका नेम बहुत नुमाया था। और इसने अपने थ्योरी में मेमोरी की मेजरमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और इसकी मेजरमेंट के लिए इसने नए अंदाज मुतारफ़ करवाए थे। अबेंगस का कहना था कि मुख्तलिफ स्टिमुलस निज़ाम असबी जो है आपका नर्वस सिस्टम उसमें नक्श सबत कर देते हैं, जिनको अगर दोहराया जाए, रिपीट किया जाए तो वो पुख्ता हो जाते हैं। और इन्हीं नक्श की वजह से मटेरियल जो है आपको कंटेंट या मवाद वगैरह है उसको रिकॉल करना, उसको दोहराना आसान हो जाता है। नक्श जिस कदर पक्के होंगे, मजबूत होंगे, पुख्ता होंगे, आपकी मेमोरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है मटेरियल ऑफ स्टडी आ रही है। इसमें क्या है, अंडर इट देयर इज़ अ वोवल इन द मिडल ऑफ द वर्ड वाइल नॉन वोवल लेटर्स विल अपेयर ऑन द लेफ्ट एंड राइट। इट्स मीन कि अबेंगस ने मेमोरी की पैमाइश के लिए एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने देखा कि ऐसे अल्फाज जिनके साथ हमारा पहले से कोई जो है खुशगवार या नागवार कोई कनेक्शन कायम हो जाता है, एक एसोसिएशन कायम हो जाता है, वो नए अल्फाज की निस्बत जल्दी याद हो जाते हैं। अब जो आपका तलाज़ुम जिसको कहा जाता है, एसोसिएशन कह सकते हैं हम इसको, उसके जो पॉइंट है उसको देखते हुए कंट्रोल करने के लिए उसने 3 हरफी बेमायनी अल्फाज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। बेमायनी अल्फाज जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, वो आपको देर से याद होते हैं। इन अल्फाज को बनाने के लिए उसने जो तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था उसके तहत ये था कि हर लफ्ज़ के सेंटर में वोवल आना चाहिए। आपके वोवल हरूफ कितने होते हैं? 5 होते हैं, A E I O U। उसने बोला कि इनके सेंटर में जो वोवल होना ज़रूरी है, लेकिन उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो नॉन वोवल और कॉन्सोनेंट होने चाहिए। और नॉन वोवल होते हैं जो कि IEIOU के अलावा होते हैं, सॉरी AEIOU के अलावा होते हैं। अब इंग्लिश ने साथ ही ये भी शर्त रख दी थी कि इस तरीके से बनाया गया कोई भी लफ्ज़ जो है वो आपका मीनिंगफुल ना हो, यानी कि जैसे कप हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। हमने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं उनके सेंटर में वोवल भी आए लेकिन वो मीनिंगलेस भी हो। लाइक जैक हो गया, ZEK, ये कोई भी इसका मीनिंग नहीं है। डट हो गया, लाइक DUT, डट हो गया। और CIG क्या हो गया, सिज हो गया। और इसके अलावा इसने कहा कि इसी अंदाज से अबेंगस ने तकरीबन 200 अल्फाज बनाए थे जो सबके सब मीनिंगलेस थे। इन अल्फाज को उसने मेमोरी पर तजर्बा करने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि जो उनका तलाज़ुम है, एसोसिएशन है, उसका असर जो है वो ज़ाहिर करने के लिए करके असल जो मेमोरी है उसको फाइंड किया जा सके कि इस पर्सन की जो मेमोरी है वो कितनी है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर में हमारे पास क्या है कि अबेंगस ने मीनिंग लेस वर्ड्स की एक लिस्ट मुरतब करने के लिए बाद में खुद ही इन्हें याद करना शुरू कर दिया। उसने ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो खुद के ऊपर किए थे, उसने खुद ही याद करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको दोहराया और फिर उसने मेमोरी का जो हाफजे का स्कोर था उसको फाइंड आउट किया। अगर जो बेंगस है उसने बाद में भी दूसरे कैंडिडेट्स को भी इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़्यादातर जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे वो खुद पर ही उसने किए थे। नेक्स्ट इसका स्कोप देख लेते हैं इसकी थ्योरी का कि क्या है। बेंगस की जो रिसर्चेज़ हैं उसका दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी है और उसने मेमोरी से रिलेटेड तमाम पहलुओं का एक डिटेल से उसने स्टडी किया था उसको, और जो फॉरगेटिंग
फोरगेटिंग और इसके जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में भी उसने एक्सप्लेनेशन दी थी। और इसके अलावा मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए भी उसने बहुत सारे मेथड जो है वो आपको बताए थे और हम इसी लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। हम फोरगेटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो बेसिकली होती क्या है, इन 20 मिनट्स आफ्टर मेमोराइजिंग द मटीरियल 47, आफ्टर 1 day 62, आफ्टर 15 days 75 एंड आफ्टर 31 days 78% इज़ फॉरगॉटन। इट्स मीन क्या बेंगस ने वाज़ेह किया कि जब भी पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़ख़ीरा करने में नाकाम हो जाता है तो फॉरगेटिंग वाक़या हो जाती है, भूलने का अमल वाक़या हो जाता है। इसने कहा कि पहली बार मेमोरी में इन्हतात का अमल इसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो डेके थेरीज़ वगैरह हैं वो बार्टर्ड की हैं, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन जो फॉरगेटिंग का नज़रिया है वो सबसे पहले बेंगस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसने कहा कि जब हम मटीरियल को याद करते हैं उसके फ़ौरन बाद ही फॉरगेटिंग का अमल शुरू हो जाता है। शुरू में तो जो फॉरगेटिंग है उसकी शरह ज़्यादा होती है और बाद में उसकी शरह कम हो जाती है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे साबित किया कि याद करने के बाद पहले 20 मिनट में 47%, फिर उसके बाद एक दिन बाद 62% और फिर 15 दिन बाद 75% और 31 दिन बाद जो सीखा हुआ आपका मटेरियल होता है, लेसन होता है, वो आपका 78% भूल जाता है। और जो मटेरियल आपको 1 माह तक याद रह जाता है वो आपको साल तक याद रहता है, वो आपको कभी नहीं भूलता। और वो कैसे याद रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेविंग मेथड आ रहा है हमारे पास। सेविंग मेथड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेविंग मेथड बेसिकली होता क्या है, लेस टाइम इज स्पेंट री लर्निंग दी मटीरियल दैन दी फर्स्ट टाइम। अब इंग्लिश ने तजर्बे से वाज़ेह किया था कि मटीरियल को एक बार मुकम्मल सीख लेने के बाद जब भी कभी उसे दोबारा याद किया जाएगा, चाहे वो सारा का सारा आपको भूल चुका हो, कितना ही वक्त गुजर चुका हो, तो उसे दोबारा सीखने में पहली लर्निंग के निस्बत कम वक्त आपके ऊपर सर्फ होगा। यानी कि एक बार आपने लेसन याद किया है, आपने वो उसको याद कर लिया है, लेकिन अब देखिए आपने लाइक आप बीएससी में हैं या अगर बीए के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, आप उसको साइकोलॉजी के कंप्लीट बुक को स्टडी करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, लेकिन जब आप मास्टर में चले जाते हैं 1-2 ईयर्स आपको गुजर जाते हैं, आप उसको अपनी बुक्स को देखते भी नहीं हैं, आपको लेसन याद भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब दोबारा से जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो वो आपको पहले की निस्बत जब याद किया था वो ज़्यादा वक़्त लेगा, लेकिन दूसरी बार जब आप उनको रिपीट करेंगे तो वो कम वक़्त लेगा। अब जितना वक़्त कम सर्फ होगा वो इसका सेविंग मेथड कहलाएगा। इसी को सेविंग मेथड कहते हैं। अब सेविंग मेथड्स के कुछ ऐसे बेंगस ने मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि आपके सेविंग मेथड के अंदर ही आएंगे। वो हम आज डिस्कस करेंगे। वेज टू इम्प्रूव मेमोरी, जिसमें हमारे पास रेपिटेशन आ रहा है। मटीरियल डेट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड इज़ फॉरगॉटन। अगर इसका कहना था कि जो आपकी रेपिटेशन है, जिसको आप तकरार कहते हैं या मश्क कहते हैं, उस रेपिटेशन की बदौलत ही कंटेंट को देर तक ज़हन-नशीन रखा जाता है। जिस कंटेंट की मश्क ना की जाए वो जल्दी भूल जाता है। यानी कि आप किसी चीज़ को अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिपीट नहीं कर रहे, तो वो आपको चीज़ भूल जाती है। इसलिए आपको वो बार-बार चीज़ रिपीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है होल वीएस पार्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो कंटेंट है बहुत ही शॉर्ट है और इंटरेस्टिंग हो, तो उसे याद करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? आप होल मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि सारा का सारा मटेरियल एक ही बार में याद कर लेंगे। और जो आपका बेसिकली होल मेथड जो है, इससे मुराद ये है कि पूरे का पूरा जो आपका कंटेंट है उसको मुसलसल दोहराकर याद करना। और लेकिन जो पार्ट मेथड है आपका, ये पार्ट मेथड क्या होता है? इसका मतलब होता है टुकड़ों में बांट लेना, टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड करके उसको याद करना। ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा लंबा जो आपका मटेरियल होता है, लाइक ऐसे हो गया, कोई भी आपकी साको सबाक हो गए या आपकी तशरीह होगी या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको याद करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे लंबे आप ऐसे याद करते हैं, उसे पैराग्राफ में अगर बांट कर याद करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। और इसके लिए ये जो तरीका होता है होल मेथड, वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसके लिए पार्ट मेथड ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप जब भी ऐसे याद करें, उसको टुकड़ों में डिवाइड करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर याद करें। इसके अलावा जब भी बच्चों की बात आए तो बच्चों के लिए हमेशा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो पार्ट मेथड ही यूज़ किया जाता है। ख्वाह मटीरियल जो है वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उनके लिए पार्ट मेथड ही यूज़ होगा। यही वजह है कि बच्चों को स्टार्टिंग क्लासेस में यानी नर्सरी या प्ले ग्रुप की जो क्लासेस होती हैं उनमें रोज़ाना 1 या 2 लफ्ज़ ही सिखाए जाते हैं।
1 या 2 लफ्ज़ ही सिखाए जाते हैं और आप देखें कि साल बाद भी वो बच्चों को याद रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेस्ट है हमारे पास। हम रेस्ट को अब देख लेते हैं। रेस्ट बेसिकली होती क्या है? बेंगस ने लर्निंग के दौरान आराम के वक्फ़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था और इस सिलसिले में इसने एक मुसलसल और गैर मुसलसल जो प्रैक्टिस है उसके असरात का मुताला किया था और वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और वो कौन सी हैं चीज़ें, मुसलसल और गैर मुसलसल, यानी अनस्पेस्ड रेपिटेशन एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। अब सबसे पहले हमारे पास अनस्पेस्ड रेपिटेशन आ रही है। इट स्लोज डाउन द लर्निंग प्रोसेस। अब बेंगस ने क्या कहा था कि अगर जो कैंडिडेट है उसको आराम या वक्फा दिए बगैर मुसलसल जो उसका लेसन है उसको दोहराने को कहा जाए और याद करने को कहा जाए तो ये आपकी अनस्पेस्ड रेपिटेशन होगी। इस तरीके में सीखने का अमल जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पेस्ड रेपिटेशन। लर्निंग इम्प्रूव्स विद द रेस्ट पीरियड्स। इसमें क्या होता है कि अगर कैंडिडेट जो हैं उनको कंटेंट को याद करते वक्त आराम का वक्फा करे और उसे गैर मुसलसल हम तकरार कहेंगे यानी स्पेस रेपिटेशन कहेंगे। कंटेंट की जो नौयत है और वक़्त है दोनों को हमने अपने ज़हन में रखना होता है। दोनों को मद्देनज़र रखकर ही हम लोग जो अनस्पेस्ड रेपिटेशन है और स्पेस रेपिटेशन है इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 30 मिनट अगर आप लर्निंग करते हैं, 30 मिनट आप स्टडी करते हैं तो 5 मिनट अगर आप आराम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अगर 30 मिनट आप लेसन को रिवाइज़ करते हैं, याद करते हैं और फिर 5 मिनट आराम कर लें तो इसे स्पेस रेपिटेशन कहेंगे हम। नतीजे से ये ज़ाहिर होता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स पर तजर्बा किया गया था और उससे ये नतीजा निकला था कि जो मटेरियल है वो लॉन्ग हो, गैर दिलचस्प हो, जिस पे इंसान का इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो उसको हम अनस्पेस्ड रेपिटेशन की वजह से याद करते हैं और वो बेहतर तरीके से याद होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो किसी भी आपको मटेरियल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस तरीके से उसको याद करें। देन हमारे पास आ रहा है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। नॉर्मली द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ अ लिस्ट आर रिमेंबर्ड क्विकली व्हाइल द मिडल वर्ड्स आर रिमेंबर्ड लेट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? अगर मटेरियल जो है अल्फाज या अदात पर मबनी हो तो देखने में आया है कि जो कैंडिडेट है वो लिस्ट के पहले और आखिरी वर्ड्स जल्दी कर लेते हैं, जबकि सेंटर वाले जो अल्फाज होते हैं वो देर बाद याद हो जाते हैं और इससे बेंगस ने सीरियल पोजीशन इफेक्ट का नाम दिया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं वो भी स्टूडेंट को जल्दी याद हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो भी स्टूडेंट को जल्दी याद हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट इसलिए कि अभी उसने स्टार्टिंग में याद ही किया है, इसका मतलब है अभी स्टार्ट है, तो वो स्टार्टिंग वाली जो चीज़ होती है वो इंसान को हमेशा जल्दी भी याद होती है और देर तक याद रहती है। फिर जो रीसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है कि लास्ट वाले जो अल्फाज हैं वो स्टूडेंट को देर तक याद रहेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं यहीं पर आपको स्किप कर दूँ, हम कहाँ स्किप कर रहे हैं? सीरियल पोजीशन इफेक्ट पे, और मैं आपको बोलूँ कि ये ठीक है बच्चों, बाकी का जो लेक्चर है वो हम कल डिस्कस करेंगे और यहाँ पर सीरियल पोजीशन इफेक्ट तक आपने लर्न करके आना है, आपको यहाँ तक याद रहेगा। अब आप जब भी घर जाएंगे आप देखेंगे बुक्स खोल के कि मैम ने कहाँ तक लेक्चर हमें करवाया था, आपके जहन में फ़ौरन से आएगा कि मैम ने सीरियल पोजीशन इफेक्ट तक हमें आज का लेक्चर करवाया था और वो आपको याद रहेगा। इसी को कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट, यानी पहले और आखिरी अल्फाज याद रहते हैं, सेंटर वाले भूल जाते हैं। इसको बेंगस ने सीरियल पोजीशन इफेक्ट का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रॉम्प्टिंग आ रही है। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? प्रॉम्प्टिंग कहते हैं बेसिकली लुकमाबाजी को, लुकमा देने को हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ गिवन अ बाइट फॉर गेटिंग द मटीरियल देन द रेस्ट ऑफ मटीरियल इज़ रिमेंबर्ड। इसमें क्या होता है कि पर्सन अगर याद किया हुआ मटेरियल जो भी लेसन है वो भूल जाए और उसे थोड़ा सा हम इशारा दे दें या लुकमा दे दें तो इसे भूला हुआ लफ्ज़ या फिर बता दें तो वो बाकी सारा का सारा उसको लेसन जो है वो बआसानी से वो उसको दोहरा लेता है। इसे कहते हैं लुकमा देना, प्रॉम्प्टिंग करना। बाइट फॉर गेटिंग इसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। और इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप अक्सर देखें कि स्टेज पर को जो एक्टर्स होते हैं उनको समटाइम्स डायलॉग भूल जाते हैं, तो क्या किया जाता है कि पर्दे के पीछे से ही उनको लुकमा दे दिया जाता है, उनको इशारा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बाकी के जो अल्फाज होते हैं उनको याद आ जाते हैं और फिर दोबारा से अपनी एक्टिंग ठीक से स्टार्ट कर सकते हैं और डायलॉग बोल सकते हैं। देन हमारे पास 8 नंबर पे आ रही है रिहाइदमेंट एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि बेंगस ने तजर्बे से साबित किया था कि अगर जो आपका कंटेंट है, आपका लेसन है, उसमें रदीफ़ इस्तेमाल हो, यानी कि उसमें रिहाइदम हो, उसमें एसोसिएशन हो, तो वो जल्दी याद होगा। रिहाइदम का मतलब होता है कि तालमेल कर देना,
उसको इंटरेस्टिंग बना देना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कर देना। इसलिए जो आप छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी नज़्म याद करवाई जाती है, पोएम याद करवाई जाती है, तो वो उनको जल्दी याद हो जाती है, जो थियरीज़ वगैरह की निस्बत। जो उनकी नसर होती है वो मुश्किल से याद होती है बच्चों को, लेकिन जो पोएम होती है वो जल्दी याद हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को जो पोएम होती हैं, छोटे बच्चों को वो गा गा कर सुनाई जाती हैं, उनमें म्यूज़िक शामिल करके उनको रिहाइमिंग दे के एक तरतीब से उनको गा गा कर याद करवाया जाता है, इसलिए उनको देर तक वो याद रहती हैं। एसोसिएशन भी बहुत बेहतर है मेमोरी के लिए। यही वजह है कि अगर सीखने वाले मटेरियल के साथ पहले से भी कोई तलाज़ुम वगैरह जोड़ लिया जाए तो वो निस्बतन जल्दी याद हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या एसोसिएशन है, एक बच्चा है वो ग्राउंड में जाता है और वहाँ पर एक ब्लू बेंच है ग्राउंड में, और वहाँ पर जाकर बैठता है और उसको बेंच के एक कॉर्नर पे कुछ चॉकलेट्स मिलती हैं और उन चॉकलेट्स को वो उठा लेता है, और नेक्स्ट डे जब भी वो बेंच के पास आएगा उसे याद आएगा कि मैं इस बेंच के कॉर्नर से उसको चॉकलेट्स मिली थी। इसका मतलब है एसोसिएशन। उसने उन चॉकलेट्स को, उस इंसिडेंट को उस बेंच के साथ एसोसिएट कर दिया। इसी तरह से आपको कुछ लेसन याद नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही, आप उनको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पोएट का नेम याद करने में मुश्किल हो रही होती है, या कोई लेक्चर है, उस लेक्चर के जो राइटर होते हैं उनका नेम याद करने में मुश्किल हो रही होती है, तो आप ऐसा किया करें कि उस लेक्चर का जो राइटर होता है उसका नेम किसी आपके रियलिटीज़ में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, या किसी भी जगह पर कोई ना कोई आपको नेम ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ में डेली बेसिस में आपसे मैच कर रहा हो, आपको मिलता-जुलता हो। कुछ भी फ़ेमस पर्सनैलिटी आपके माइंड में है तो उसके साथ उसको एसोसिएट करें, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी मटीरियल के साथ एसोसिएट करें और वो आपको याद रहेगा। बेसिकली ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप उन चीज़ों को उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि अब बेंगस ने नोट किया कि जो बामायनी मटेरियल है, यानी कि मीनिंगफुल कंटेंट है, उसकी निस्बत जो मीनिंगलेस कंटेंट है वो देर से याद होता है। जो बामायनी कंटेंट होगा, जिसका कुछ मायने होगा, उसके साथ क्योंकि पर्सन कोई ना कोई एसोसिएशन कायम कर लेता है जिससे उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। इसको नाम दिया गया मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस का। देन हमारे पास रेसिटेशन आ रही है, इफ द मटेरियल इज़ रीड आउट लाउड इट इज़ रिमेंबर्ड क्विकली। और ये भी आजमाया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया हुआ है कि अगर जो मटेरियल है, आपका कंटेंट है, उसको बुलंद आवाज़ से ठहर ठहर के पढ़ा जाए तो वो जल्दी याद होता है। इसका दोहरा फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पढ़ने की निस्बत जो ऊंची आवाज़ में चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। वो इस वजह से कि जो पर्सन होता है उसके जो विजुअल और ऑडिटरी दोनों सेंसेस होती हैं वो मेमोरी के अंदर मुलविस हो जाती हैं, और इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी उसको अफेक्ट नहीं करता। समटाइम्स आप स्टडी कर रहे होते हैं खामोशी से, तो इर्द गिर्द की कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, आप उनकी तरफ अटेंशन देने लग जाते हैं, आप बीच में छोड़ देते हैं स्टडी को। आपका माइंड कभी कहीं जा रहा होता है, कभी कहीं जा रहा होता है, और लेकिन अगर आप ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में आप कोई स्टडी करेंगे तो आपको वो चीज़ बेहतर याद होगी। इस तरह से आपकी चीज़ें उस चीज़ को आपकी जो मेमोरी है उस चीज़ को देख भी रही होगी, आपकी आंखें उस चीज़ को देख रही होंगी, और आपके जो कान हैं वो आपको सुन रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको मटीरियल जल्दी याद होगा। देन हमारे पास आ रहे हैं रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होती है कि अब बेंगस ने अपने तजर्बे से ये नतीजा साबित किया था कि अगर हम कोई भी कंटेंट याद करने के फ़ौरन बाद उससे मिलता जुलता दूसरा जो मटेरियल है उसको याद करना स्टार्ट कर दें, दूसरा लेसन याद करना स्टार्ट कर दें, तो उससे हम रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे। इस कंडीशन में बाद की आमोजिश जो होती है, बाद की लर्निंग जो होती है, वो पहले हासिल की गई लर्निंग के जो नकूश होती है उसको मिटा देती है, उसको धीमा कर देती है, मद्धम कर देती है, जिसकी वजह से पहले के सीखे गए हुए जो मेथड होते हैं, रिकॉल मेथड होते हैं, उनको रिपीट करने में मुश्किल हो रही होती है। इसी को हम रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं, यानी कि बाद का सीखा गया मटीरियल पहले सीखे गए मटीरियल को मुतासिर करेगा, अफेक्ट करेगा। और इसी में हमारे पास ये कुछ लिस्ट है हमारे पास आ रही है, जिसमें हमारे पास कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। लाइक ये जग है और ये मैन है, ये मीनिंगफुल है, और इसी तरह से ये आपके पास आ रहा है कोड आ रहा है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है।
तो इस तरीके से जो मीनिंगफुल मटेरियल्स होते हैं और मीनिंगलेस मटेरियल्स होते हैं उनमें डिफरेंस देखने में आपको आता है। मीनिंगलेस देर से याद होते हैं, मीनिंगफुल आपको जल्दी याद हो जाते हैं। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली एंड अदर जो आपके माहिरीन हैं, उनका कहना है कि सबसे बेहतर जो कामयाबी का ज़रिया होता है, बेहतर जो टाइम होता है स्टडी करने का, वो अज़ान का टाइम होता है। अज़ान का टाइम होता है या फिर थोड़ा सा मगरिब के बाद का जो टाइम होता है, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। और अज़ान के बाद जो याद किया हुआ मटेरियल होता है वो आपको साला साल नहीं भूलता। बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ लिख कर देखने को। अगर आप मटेरियल को लिख कर देखते हैं, लिख कर याद करते हैं, तो वो भी आपको जल्दी याद हो जाता है, बजाय इसके कि आप उसको पढ़ते जाएँ और रट्टा लगाते जाएँ। और दूसरा ये कि अगर आप चीज़ों के आपके जो पॉइंट्स हैं, लाइक जैसे बेंगस थ्योरी ऑफ मेमोरी था, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया। अगर आप उनका फ्लो चार्ट डायग्राम बनाकर उनको लर्न करते हैं तो वो भी आपको ईज़िली और देर तक याद रहेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, अ बेंगस थ्योरी ऑफ मेमोरी। आई होप सो कि आज आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने उसको कमेंट में लिख देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और मुझसे पूछना है कि इस चीज़ की समझ नहीं आई। और बहुत सारी ऐसी टिप्स या ट्रिक्स जो आपके माइंड में होंगी, आपने पूछनी है कि हमें जो पेपर है वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने चाहिए, जो हमारे माइंड से स्किप हो रहे हैं, हमारे लिए ये मेथड जो है वो कारआमद है या ये वाला नहीं है। आप हमें कोई न्यू मेथड बताएं, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, आपको गाइड किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई है, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, उस पर भी आपको अगेन गाइड किया जाएगा। और अगर आपको मज़ीद कोई लेक्चर चाहिए हो, कोई भी टॉपिक की समझ नहीं आई, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, उस पर भी आपको लेक्चर कंप्लीट बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।